शुभ दिन बच्चों। तो आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 नीलकंठ का सार पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ द्वारा हम विभिन्न जीव जंतुओं के स्वभाव के कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करें। लेखिका ने प्रस्तुत पाठ में नीलकंठ व राधा नामक एक मोर मोरनी के जोड़े में कुब्जा नामक एक मोरनी के आ जाने से मची उथल पुथल का सुंदर चित्रण किया है। एक बार लेखिका बड़े मियाँ नामक चिड़िया के व्यापारी की दुकान से एक सुंदर मोर मोरनी का जोड़ा खरीद लाई। जब लेखिका ने उन्हें छोटे से पिंजरे में देखा तो लेखिका को वे किसी चित्र के समान लगे और देखने में इतने छोटे थे कि तीतर के बच्चों के जैसे लग रहे थे। लेखिका ने 35 रुपये देकर उन्हें खरीद लिया। घर पहुंचने पर भी वे शावक मतलब बच्चे घर वालों को भी तीतर जैसे ही लगे और सभी लेखिका से कहने लगे कि उन्हें ठग लिया गया है। लेखिका इससे बहुत चिढ़ गई, मतलब उन्हें गुस्सा आया और उन पक्षियों की विशेष यत्न से देखभाल करने लगी कि जब उन्होंने उन पक्षियों को मतलब मोर मोरनी के जोड़े को खरीदा तो सबने उनका मजाक उड़ाया कि ये तो एक तीतर के बच्चे लग रहे हैं, क्योंकि इतने कमज़ोर थे वो। लेकिन लेखिका ने क्या किया कि उन्होंने बड़े ही प्यार से उनकी देखभाल की ताकि वो जल्दी से अच्छे तंदुरुस्त हो जाएं, ठीक है, और अच्छे से मोर मोरनी जैसे ही वो लगें। वे दोनों लेखिका के कमरे में इधर उधर भागने लगे और अंत में रद्दी की टोकरी में उन्होंने अपना घर बना लिया। वे कभी पढ़ने की मेज़ पर, कभी कुर्सी पर और कभी लेखिका के सिर पर प्रकट होते रहते थे। लेखिका उन्हें सदा कमरे में बंद रखती थी क्योंकि उनकी बिल्ली चित्रा से उन्हें खतरा था। अंत में लेखिका ने उन्हें बड़े जाली घर में अन्य पक्षियों के साथ पहुंचा दिया। सभी पक्षी उनका निरीक्षण करने लगे, क्योंकि जब कोई नया मेहमान आता है तो देखते हैं ना कि हाँ ये कैसा है, कौन है। और वे चिड़ियाघर के अन्य जीवों के आकर्षण का केंद्र बन गए। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे तथा उनका तितली के जीवन की भांति विकास होने लगा। मोर का नाम नीली आभा वाली गर्दन के कारण नीलकंठ तथा मोरनी का नाम उसकी छाया की तरह रहने के कारण राधा रखा गया, क्योंकि जो मोर की गर्दन थी वो नीली थी तो नीलकंठ, और राधा के समान उसके साथ रहती थी तो राधा रखा गया। धीरे धीरे नीलकंठ जाली घर के सेनापति की भूमिका में आ गया। सभी साथी जानवरों की देखभाल करने के साथ ही वह उनकी उद्दंडता पर उन्हें दंड भी देने लगा। उसने एक बार एक शिशु खरगोश की सांप से रक्षा की तथा उसे अपने पंखों की गर्म हवा में सेक कर बचा लिया। लेखिका कहती है कि भयंकर विषधर को मारने के बाद भी नीलकंठ एक क्रूर पक्षी की श्रेणी में नहीं आता, अपितु वह एक कला प्रिय पक्षी है। मतलब हालांकि उसने एक सांप को मारा था लेकिन फिर भी वो कोई क्रूर पक्षी नहीं था, वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का था। वह मेघों की सांवली छाया में कलात्मक नृत्य करते समय अपने पंखों का मंडलाकार घेरा बनाकर सहज लय ताल में नाचता था तथा राधा उसका सुंदर साथ निभाती थी। वह लेखिका को देखते ही अपने पंख मंडला कर और नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता था। तब लेखिका के साथ उसे देखने आए उनके अतिथि भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि जो लेखिका के मेहमान होते थे वो भी उसकी इस कला को देखकर बहुत ही हैरान होते थे। कई विदेशी महिला अतिथियों ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। वह लेखिका की हथेली पर रखे हुए भुने चने बड़ी प्रसन्नता से खाता था। उसे पुष्पित व पल्लवित वृक्ष अधिक अच्छे लगते थे, जैसे नई मंजरियों से ढका आम का वृक्ष, मतलब फूलों वाले या फलों वाले जो पेड़ होते थे उसे बहुत अच्छे लगते थे। वे दोनों वर्षा ऋतु में वर्षा के वेग के साथ नृत्य करते व सुंदर केका ध्वनि उत्पन्न करते एक दूसरे के साथ गीले पंखों को धूप में भी सुखाते थे। उनके प्रेम की मधुर रागिनी में कुब्जा नामक एक मोरनी के आ जाने से असमान स्मर उत्पन्न हो गया था। कुब्जा एक मोरनी थी जो कि लेखिका ने 7 रुपये में खरीदी थी। उसके जो पंजे थे टूटे हुए थे। 1 मास तक उसकी देखभाल की, जिससे उसके घाव भरने लगे तथा वह ठूठ जैसे पैरों पर डगमगाकर चलने लगी। उसकी इस विकृत चाल को ध्यान में रखते हुए लेखिका ने उसका नाम कुब्जा रखा था। वह स्वभाव से ईर्ष्यालु थी तथा नीलकंठ व राधा का साथ उसे भाता ना था। उसे अच्छा नहीं लगता था कि नीलकंठ और राधा एक साथ रहते हैं। उन्हें साथ देखते ही वे राधा को मारने दौड़ती। उसने राधा की कलगी व पंख नोच लिए तथा क्रोध में आकर उसके अंडे भी फोड़ दिए थे, इतना गुस्सेल थी वो। परंतु नीलकंठ राधा के साथ रहना चाहता था और कुब्जा के कारण राधा के साथ से वह वंचित हो गया था। इससे उसकी प्रसन्नता का भी अंत हो गया था। नीलकंठ जो था वो राधा के साथ रहता था लेकिन कुब्जा को ये पसंद नहीं था। एक बार वह भूखा प्यासा जाली घर से भाग आम के पेड़ की शाखाओं में छिप गया। लेखिका के दाना देने पर वह अपने पंखों को मंडलाकार बनाता तो था, पर उसकी आंखों में एक शून्यता झलकने लगी थी। अंत में राधा के वियोग में वह मर गया।
लेखिका ने उसके शरीर को संगम में प्रभावित कर दिया। उसके पंखों के प्रतिबिंब से गंगा जी का चौड़ा किनारा मानो एक विशाल मयूर में ही परिवर्तित हो गया। उसके वियोग में कुब्जा उसे हर जगह ढूंढने लगी और एक दिन जब उसने कजली नामक अल्सेशियन कुतिया ने काट लिया तो उसके 2 दांत अपनी गर्दन में लगने के कारण कुब्जा का भी अंत हो गया। कि जब उसने अल्सेशियन कुतिया को काटा तो जो है उसने भी उसे पलट कर काट दिया तो वो उस कारण मर गई थी। राधा कई दिनों तक दुखी एक कोने में पड़ी रही और नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रही। लेखिका अंत में बताती हैं कि आज भी वह अपने एकाकीपन के साथ अकेली होकर नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है और आषाढ़ मास में मेघाच्छन्न बादलों को देखकर अधीर हो उठती है। कभी ऊंचे झूले पर तो कभी अशोक की डाल पर चढ़कर तीव्र केका द्वारा आज भी वह नीलकंठ को बुलाती रहती है। ठीक है, मतलब आज भी वो उसको भूली नहीं, उसको लगता है आज भी नीलकंठ जो है वो कहीं से वापस आ जाएगा। लेखिका कहती है कि इन 3 पक्षियों ने पक्षियों में पाई जाने वाली विशेष स्वभाव की विभिन्नता का अनूठा ज्ञान दिया है जो कि उनके लिए विशेष महत्व रखता है। तो पूरे पाठ को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अवश्य पढ़ेंगे और कोई भी क्वेरी होने पर मुझे कांटेक्ट करेंगे, तब हम इस बात के ऊपर अच्छे से एक बार डिस्कशन कर लेंगे। धन्यवाद।